जी, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने थ्रेड्स की क्रिएशन के बारे में देखा था और उसके कुछ सवालात के ऊपर भी हमने बात की थी कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं और थोड़े बहुत फ़वाइद और नुकसानात देखे थे। आज हम थोड़ा सा ये देखना चाह रहे हैं कि इनको जब आप प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं तो एक दो सवालात हैं छोटे-छोटे, आज का थोड़ा सा टॉपिक है एक दो सवालात हैं जिनको कवर किया जाता है इस वजह से। नंबर एक, इट्स अ वेरी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जो पूछते हैं उनको भी अक्सर पता नहीं होता कि हम क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन अगेन जॉब इंटरव्यूज़ में अक्सर इसी तरह होता है। पूछने वाले को भी पता नहीं होता हम पूछ क्यों रहे हैं, लेकिन वो चली आ रही हैं तो जिस ज़माने में बनाई गई थी तो उस टाइम पे इट वॉज वेरी रेलिवेंट। तो एक बात तो ये कि जॉब इंटरव्यूज़ में, दूसरी बात ये है कि व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिस्टम्स, लार्ज स्केल सिस्टम्स, तो उन सिस्टम्स के अंदर यू हैव टू मेक सर्टन डिसीजंस जो कि इन एक दो सवालात से काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर फ़र्क पड़ता है, ठीक है जी। तो सवालात देखेंगे तो ये बात थोड़ी सी समझ आ जाएगी। सॉरी, सवालात देखेंगे तो समझ आ जाएगी इसका क्या मतलब है, लेकिन इनकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है और जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह में भी आते हैं, तो और कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो इट्स इंपॉर्टेंट। सो हम पहली जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो ये देखना चाह रहे हैं, यहाँ तक हम लोगों ने देखा हुआ था, हम पहली चीज़ ये देखना चाह रहे हैं कि व्हेन यूर डूइंग प्रोग्रामिंग और थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग आप कर रहे होते हैं, ठीक है जी। तो उस वक्त आप थ्रेड्स को किस किस्म के डिज़ाइन पैटर्न से बना सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने डिज़ाइन पैटर्न्स नहीं देखे होंगे कंप्यूटर साइंस में। पैटर्न्स कंप्यूटर साइंस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, शायद मैंने भी पहले आप लोगों को नहीं बताया, लेकिन अब आप लोग उस जगह पे हैं जहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न्स जो हैं आपको समझ आने चाहिए और यू कैन बी टोल्ड व्हाट इट इज़। सो थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन पैटर्न का। सो दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड, ओएस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन इट्स वेरी रेलिवेंट, तो बता देता हूँ यहाँ पे। सो डिज़ाइन पैटर्न जो होते हैं आपके पास, आगे जाके आप लोग ये कोर्स भी पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का। सो द आइडिया ऑफ अ डिज़ाइन इज़ हाउ टू स्ट्रक्चर योर कोड, ठीक है जी। स्ट्रक्चर से मुराद ये है लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, कि आपने ये कहना है कि मिसाल के तौर पे आपने फ्लेक्स बनाना है, ठीक है जी। तो अब फ्लेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, मेजर क्या क्या चीज़ें होंगी। सो यू नीड अकाउंट्स, यू नीड पेरोल, यू नीड इन्वेंट्री। आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या, कितनी कुर्सियाँ हैं, कितनी मेज़ें हैं, ठीक है। हमारी और कोई इन्वेंट्री नहीं है, कंप्यूटर्स हैं, कुर्सियाँ, मेज़ें, एसी, ये बदला है, ठीक है, लाइटें वाइटें, ये सब कुछ होता है। सो दैट इज़ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बाय द वे बहुत ज़रूरी है, कहीं पे पढ़ाई नहीं जाती, कहीं ना कहीं देख लें इन्वेंट्री को, पढ़ें कहीं भी जाके। अकाउंट्स में शायद आ जाए, लेकिन आई डाउट इट। तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वो आई एम श्योर आपको एहसान साहब बता रहे हैं, या जिन्होंने पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया पहले, अभी पढ़ लिया आपने, पहले पढ़ लिया। इन्वेंट्री नहीं पढ़ते ना, अकाउंटिंग पढ़ी, इन्वेंट्री उसमें नहीं पढ़ाते। अकाउंटिंग का अपने इतना ज़्यादा काम होता है कि आपके पास टाइम बच ही नहीं जाता इन्वेंट्री के लिए, लेकिन एनी केस इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। उसमें दो तीन प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, हमारे एरिया में काफ़ी है, राइट। सो द पॉइंट इज़, सो यू नीड अकाउंटिंग, यू नीड पेरोल, यू नीड इन्वेंट्री, यू नीड स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसको कहते हैं। स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, टीचर्स तो पेरोल में आ जाते हैं आपके पास। यू नीड एन एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, इस किस्म की बहुत सारी आपके पास। यू नीड अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम, एडमिशन सिस्टम जिसको कहते हैं। सो ये आपका एक डिज़ाइन हो गया कि भाई कौन कौन से मॉड्यूल्स होंगे आपके पास, ठीक है। फिर आप एक मॉड्यूल को पकड़ते हैं, उसके अंदर ये डिसाइड करते हैं कि इन दिस मॉड्यूल आपके पास इंटरफेसेस क्या होंगी। सो immediately after the first step you need to have a concept of abstraction. So you have अकाउंट्स इंटरनली जिस तरीके से भी मेंटेन होते हैं, यू नीड टू हैव सम इंटरफेसेस जो कि आपको ये बताएंगे कि अकाउंट्स का मॉड्यूल बाहर वालों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये एक ही कॉन्सेप्ट है, मैं जो पहले सेमेस्टर से जो लगाऊँ ना, वो इसी वजह से लगाऊँ क्योंकि वो एक ही एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है विच गोज एवरीवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चीज़ है, व्हाट सर्विसेज कैन इट प्रोवाइड। आगे वेब पढ़ेंगे तो वेब अगर गलत तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, अगर सही तरीके से पढ़ेंगे तो वेब की हर डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर व्हाट सर्विस कैन दिस मॉड्यूल प्रोवाइड, व्हाट सर्विस कैन दिस मॉड्यूल प्रोवाइड, व्हाट सर्विस कैन दिस। सो एवरीथिंग इज थ्रू इंटरफेसेस। सर्विस इज जो भी काम आपने करवाना है। मिसाल के तौर पे अकाउंट्स वालों के, अगर अकाउंट्स वालों की यहाँ पे आप बात करें, आप उनसे क्या बात कर सकते हैं जाके, ठीक है, सिवाय इसके कि आपके बाल बच्चे किस तरह। यू कैन आस्क देम कि भाई मेरे ऊपर कोई फीस है, ठीक है, यू कैन पे द फीस, यू कैन सबमिट द रिसीट, ठीक है, इस किस्म की बातें होती हैं। वो आपको क्या कह सकते हैं, लेकिन इम्पोज फाइन और इस किस्म की चीज़ें वो कर सकते हैं। सो एक्सेस मैनेजमेंट इज हु कैन यूज द सर्विसेज, ठीक है।
पहले आता है एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर इंटरफेस में कि व्हाट सर्विसेज आर अवेलेबल, और फिर एक्सेस मैनेजमेंट के हु कैन एक्सेस दोस। सो इसेंशियली दैट इज द डिजाइन कि आपके पास लार्जर मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल्स के अंदर यू हैव टू डिफाइन इंटरफेसेस ऑलवेज, ठीक है, कि ये चीज़ क्या इंटरफेस प्रोवाइड करेगी, इसको कौन एक्सेस कर सकता है की बात बाद में, ठीक है जी। तो वो चीज़ है, सो दैट यू हैव टू डू डिजाइन। फिर उसके बाद अकाउंट्स के अंदर जब आप चले जाते हैं तो यू हैव टू डिज़ाइन एवरी सिंगल, उसको यूज़ केस कहा जाता है कि एक काम अगर आपने करना है, एक टास्क हैज़ टू बी परफॉर्म, तो वो किस तरीके से होगा, उसका अपना डिज़ाइन होता है वगैरह वगैरह, उर्ड में पढ़ेंगे वो, वहाँ पे फिर आगे तफसील से पढ़ा जाता है, सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, ये ऊपर वाली चीज़ नहीं पढ़ाई जाती फॉर सम रीज़न, हालांकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद व्हेन यू डू दी एक्चुअल कोड, मिसाल के तौर पे आपने बैलेंस शीट क्रिएट करनी है, ठीक है। सो अभी आप लोग अकाउंट्स में बैलेंस शीट देख रहे हैं, तो अभी हाथ से बना देते हैं, ठीक है, सीधी सी। सो बैलेंस शीट्स जब बनाई जाती हैं, थिंक ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन विच हैज़ लाइक फ्रेंचाइजेज इन 60 डिफरेंट कंट्रीज एंड यू नीड अ बैलेंस शीट फॉर दैट। इट्स एन एक्सट्रीमली कंप्यूटेशनली इंटेंसिव टास्क। पहले तो डाटा सब जगहों से आना, ठीक है, और छोटे छोटे, आप ये सोचें कि एक दुकान जो बंदा बैठा होता है वो जिस टाइम पे टेलीनॉर के लोड करता है या आपके उसके जैज मैच के लोड करता है, तो आप लोगों को पता है वैसे ही जो बाहर बंदे बैठे होते हैं, हाँ ये जीरोड वाले वो नहीं होते, वो शीशा लगा के जो बैठे होते हैं, वो महीने में कितना कमाता है, कुछ अंदाजा? 100 रुपये में महीने में कितना कमाता होगा वो बंदा? रफ एक एवरेज बंदा कितना कमाता? मुझे 2 साल पहले एक बंदे ने बताया था, जी ऑब्वियसली जगह जगह पे भी डिपेंड करता है। मुझे एक बंदे ने बताया था कि शीशे पे लिटरली वो जो सड़क पे नहीं बैठा होता उसकी बात करें, दुकानदार की बात नहीं कर रहे। सो 2 साल पहले की बात है ये, ठीक है, डॉलर का रेट वगैरह वो सारा याद करें। सो ही टोल्ड मी दैट ऑन एवरेज पीपल अर्न लाइक 70,000 अ मंथ। सो मैंने भी यही सोचा था जब क्या बता। सो द पॉइंट इज वापस आ, इस तरह ना हो कि यहाँ से छोड़ के बाहर जाके शीशा लगा के, obviously if this is the like average then ऐसे यहाँ पे दिमाग खराब करें। सो द पॉइंट इज कि यू हैव दैट मैनी ट्रांजैक्शंस एक बंदे की, ठीक है, एंड देन यू हैव मल्टीपल पीपल एंड देन यू हैव मल्टीपल सिटीज एंड देन यू हैव फ्रेंचाइजेज और वहाँ पे सेल्स होती हैं, देन यू हैव बिजनेस कस्टमर्स एंड देन यू हैव मल्टीपल कंट्रीज, और ये सब जब एक जगह पे आती है तो यू कैन इमेजिन कि आपका वो लेजर और जर्नल और वो चीज़ें कितनी बड़ी बनती हैं। सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस शीट देन आपको फिर ये समझ आनी चाहिए कि योर एल्गोरिथम नीड्स टू बी फाइन, ठीक है। वो फिर एल्गोरिथम की जो डिस्कशन आपकी यहाँ पे चल रही है वो इस यहाँ पे जब लोग पढ़ते हैं ना, मैंने भी लास्ट एक क्लास में कहा था कि एन गोज टू इन्फिनिटी होता नहीं है, एम गप लगा रहे हैं, तो वो होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। एन गोज सो लार्ज कि योर एल्गोरिथम एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। 2004 आई गेस 4-5 मेरा एक दोस्त था, हम लोग साथ प्रोजेक्ट करते थे, तो वो तरीकाकार ये होता था कि मैं जाके कस्टमर्स के साथ बहस करता था, सारी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करता था, और आई यूज़ टू गैदर द रिक्वायरमेंट्स के भाई करना क्या है। तो वो कस्टमर को तो नहीं समझ आती, आप लोग आगे जाके कहीं पे करेंगे तो कस्टमर को बात नहीं समझ आती कि उसको चाहिए क्या। सो यू हैव टू एक्चुअली एक्सट्रैक्ट द मीनिंग आउट ऑफ दैट। वो कुछ फजूल किस्म की एक बड़ मारेगा और उसको फिर आपको फिर साफ करना पड़ता है कि ये क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आपको उससे पूछना पड़ेगा, फिर वो आगे से ये भी कहेगा कि मैं सही कह रहा हूँ और तुम गलत कह रहे हो, तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है बात करो, तो उसकी सारी बकवास में से आपने बात निकालनी होती। सो आई यूज़ टू डू दैट। तो वो मैं निकाल के फिर मैं अपने दोस्त को फ़ोन पे बताया करता था कि जी करो। तो मैं शहर से आता था, वो हमारे कस्टमर था शहर में, घंटा घर में, चौकी यादगार जानते हैं, बताया, वहाँ से निकलते निकलते आता, बाद आने में घंटा लगता था। तो वहाँ से मैं फ़ोन लगाता था और फिर दोस्त तक जब मैं आता था तो उस वक्त तक मैंने उसको रिक्वायरमेंट्स फ़ोन पे बताई होती थी। फिर जब मैं एतबाद तक पहुँचता था तो उसने वो कोड भी किया होता था। मसला ये था कि उसका कोड इस तरह होता था, ही इज़ अ वेरी गुड प्रोग्रामर, वो डॉकर के लिए आया था, सुना होगा। सो ही वॉज अ वेरी गुड प्रोग्रामर, लेकिन उस टाइम पे चूंकि एक्सपीरियंस नहीं था तो ही यूज़ टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम लाइक दिस के इफ़ फॉर इफ़ फॉर इफ़ फॉर। तो अभी भी मुझे याद है एक उसने कोड किया था जिसके अंदर 6 लेवल्स ऑफ फॉर थे, 6 लेवल्स ऑफ फॉर। तो एसेंशियली इट रिक्वायर्ड क्यूरी और सब क्यूरीज वगैरह डेटाबेस में आप देख लें, तो वो उसने नहीं की थी, डाटा यहाँ से लाओ और फिर उस हर डाटा के लिए वहाँ से लाओ फिर लाओ। तो इट वॉज एसेंशियली अ जॉइन यूजिंग 6 डिफरेंट फॉर लूप्स। ये एक बात समझ आती है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ आनी चाहिए, जब जॉइंस वगैरह पढ़ लें तो फिर ये समझ आनी चाहिए। सो इफ़ यू नीड डाटा फ्रॉम वन टेबल एंड देन यू नीड बेस्ड ऑन दिस वन रो डाटा फ्रॉम दिस टेबल, तो यू नीड अ लूप हेयर एंड देन यू नीड अ लूप देयर।
ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर 6 जॉइंट्स आपने करने हैं तो यू नीड 6 लूप्स। इफ़ यू डू इट यूजिंग एसक्यूएल तो बड़ी तेज़ी से हो जाता है। एनीवे, तो वापस, सो द पॉइंट इज कि वहाँ पे आपको ये डिज़ाइन चाहिए कि आपका एल्गोरिदम का डिज़ाइन किस तरीके से है। वंस यू हैव द एल्गोरिदम रेडी एंड लेट्स से यू डिसाइड कि इसको हम पैरेललाइज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे यू कम अप विद सॉर्टिंग एल्गोरिथम कि जी मर्ज सॉर्ट हमने इंप्लीमेंट करना है। सो व्हेन यू डूइंग मर्ज सॉर्ट यू कैन यूज थ्रेड्स। ठीक हो गया जी। अगर मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं तो यू कैन यूज थ्रेड्स। तो अब अगर आप मर्ज सॉर्ट कर रहे हैं और थ्रेडेड इंप्लीमेंटेशन आप नहीं कर रहे, ठीक है, थ्रेडेड मर्ज सॉर्ट अगर नहीं कर रहे तो यू आर नॉट यूजिंग ऑल योर कोर्स एंड यू आर वेस्टिंग योर सीपीयू साइकिल्स। ठीक है जी। तो ये सारी डिज़ाइन की चीज़ें हैं। डिज़ाइन पैटर्न्स यहाँ पे आते हैं आपके पास कि प्रोग्रामिंग की जी सर ये आपने थ्रेडिंग का बताया था सर, तो इसमें ये समझ लिया ना कि आप किसी प्रोग्राम को शुरू करेंगे जब, तो उसके बाद दरमियान में थ्रेडिंग करेंगे कि नहीं? अभी यही बात करें, अभी यही बात करें। ये स्लाइड इसी पे आ रहा हूँ, उसकी तरफ, इसकी तरफ आ रहा हूँ। सो डिज़ाइन पैटर्न्स का जो चीज़ जहाँ से बात मैंने शुरू की थी, अगेन इंक्लूडेड नहीं है लेकिन ऐसी बता रहा था कि दीज आर योर प्रोग्रामिंग पैटर्न्स कि आपके पास आमतौर पे किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस किस्म के पैटर्न्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी। तो एक एग्जांपल यहाँ पे भी आ जाएगी कि if you need to create a connection to the database, so you will have a class which is going to be called database manager. So ये समझ आती है ना, डेटाबेस मैनेजर होगा, उसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे। मेरे हाल शायद सेकंड सेमेस्टर में कोई एक दिया भी था, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दी थी जिसके अंदर एक डेटाबेस मैनेजर होना चाहिए। ठीक है। सो उसके अंदर आपके पास एक फंक्शन होगा विच इज कनेक्ट टू द डेटाबेस। ठीक है। सो यू टेल दैट टू कनेक्ट टू द डेटाबेस और वो डेटाबेस के साथ कनेक्ट, सिर्फ कनेक्शन क्रिएट कर देगा। दैट इज वन फंक्शन। अब इस डेटाबेस मैनेजर क्लास के इंस्टेंसेस आपको मल्टीपल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि आपका डेटाबेस एक ही होगा और उसके साथ कनेक्शन वगैरह एस्टैब्लिश करने के लिए यू जस्ट नीड वन इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट। लेकिन मल्टीपल चीज़ें उसको एक्सेस कर सकती हैं। तो अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसके बनाने की कोई क्रिएशन की कोशिश करेगा तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने चाहिए, एक ऑब्जेक्ट बनना चाहिए। ठीक है। इस किस्म के डिज़ाइन पैटर्न जो हैं वी कैन कम अप विद देम फॉर आवर सेल्व्स। हम खुद भी सोच सकते हैं अगर बैठ जाएं तो हाँ जी इस तरीके से होना चाहिए, बट पीपल हैव ऑलरेडी सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ठीक है। सो डिज़ाइन पैटर्न जो हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, अगेन नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स, लेकिन इनको जाके कहीं पे देखें। डिज़ाइन पैटर्न 6-7 डिज़ाइन पैटर्न हैं जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल होते हैं, कहीं पे भी नहीं पढ़ाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। आई एम नॉट श्योर, दे शुड प्रॉबली बी कवर्ड इन दी वुड कोर्स, लेकिन ना हम पढ़ाते हैं और ना कोई और पढ़ाता है। सो यू नीड टू डू देम योरसेल्फ। तो डिज़ाइन पैटर्न्स को ज़रूर देख लें। एनीवे, सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग पैटर्न्स की, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैटर्न कि इस किस्म के थ्रेड्स हम बनाते हैं। जिसमें अभी सवाल भी पूछें कि अगर हम प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं थ्रेड्स के ज़रिए से तो हम थ्रेड्स कब बनाएंगे और वो थ्रेड क्या करेगा। ठीक है। तो इसके ये एक बड़ा एम्बिगुअस जनरल सा सवाल है। तो इसके 3 जो हैं जवाबात जो है लोगों ने पहले से निकाले हुए, काफ़ी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बाद लोगों ने 3 जवाब इसके निकाले कि थ्रेड कब बनाए जाते हैं और वो थ्रेड क्या करेंगे। इन 2 सवालों के जवाब के लिए ये 3 ऑप्शन हैं आपके पास। बात समझ आ गई करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है। यहाँ से इंक्लूडेड वाला पोर्शन है तो अब जाग लें जरा वापस। सो द क्वेश्चन दैट वी आर ट्राइंग टू आंसर इज व्हेन आर थ्रेड क्रिएटेड, व्हेन आर थ्रेड्स क्रिएटेड। ठीक है। एंड व्हाट डू दे डू। इसको हम करना चाह रहे हैं। सो लेट्स से यू स्टार्ट योर प्रोग्राम और शुरू में उसके अंदर जारी बात है एक ही थ्रेड होगा। सो विल टेक द एग्जांपल ऑफ ए वेब सर्वर। ठीक है जी। एक वेब सर्वर है और इस हम लोग मलेशिया में थे तो बारिश वहाँ पे जब होती है तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है। तो शुरू का टाइम था हमारा, प्रोफेसर के साथ मीटिंग थी सुबह पता नहीं 10 बजे के इस तरह कुछ, और हमारी वॉक भी शुरू में ज़्यादा होती थी। हमने कहा माना छोड़ो नहीं जाते बस। तो प्रोफेसर को मेल कर दी जी बारिश है हम नहीं आ सकते, बड़ी तेज़ बारिश होगी। हाँ जब पहुँचे तो कहते आए क्यों नहीं थे टाइम पे? सर हमने आपको मेल की थी और जब हुआ क्या था? बारिश थी। कहते तो बारिश थी पाकिस्तान से कहते बारिश होगी तो बस चलो सब कुछ बंद। ठीक है। कुछ भी नहीं होगा इसके बाद। सो बड़ी बेइज्जती मिली थी उसके ऊपर। 6 लोग बैठे हैं सामने, क्यों है कि बारिश है। सो एनीवे कमिंग बैक, सो ये 2 सवाल हैं जिनको हम आंसर करना चाह रहे हैं कि व्हेन आर थ्रेड्स क्रिएटेड व्हाट डू दे डू। हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज ऑफ अ वेब सर्वर। सो दिस इज आवर वेब सर्वर, ये यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है जी। बाहर से आएगी रिक्वेस्ट। ठीक है। इमेजिन कि आप जीमेल का वेब सर्वर है और पूरी दुनिया से लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ पे। सही है जी। ये बाय द वे वो जो शुरू में आप लोगों को एक मैंने डायग्राम बनाई थी ना, जो इस कोर्स के शुरू में भी दिखाई थी मैंने, उसको जाके कभी कभी देखा करें। ठीक है कि चीज़ें किधर फिट हो रही हैं।
तो ये चीज़ वहाँ पे बात की भी थी, अभी इसको हम खोल रहे हैं कि ये होता किस तरीके से, ठीक है, ज़माने में की थी वो बात, उसको जाके दोबारा फिर देखें। सर वो इस तरह लगता है कि झूठ है सही में सर, वो इस तरह लगता है कि लाइक रियली बिग सर। हाँ ठीक है, तो दैट इज़ वाई वी आर फिलिंग इन द ब्लैंक्स नाउ। वो हवा में चीज़ है, लेकिन अभी यहाँ पे अब स्पेसिफिक आपको प्रोग्रामिंग लेवल पे वो चीज़ नज़र आएगी, ठीक है। सो झूठ नहीं है, ओके राइट। सो योर वेब सर्वर बाहर से एक रिक्वेस्ट आएगी और रिक्वेस्ट को आपने सर्व करना है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या होती है वेब सर्वर के ऊपर? gmail.com मुझे वेब पेज दे दें, ठीक है, तो HTML का पेज आ जाता है, इतना सा पिना सा HTML का पेज होता है, ठीक है। जिन लोगों ने देखा हुआ वो एक टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, 2 KB 3 KB की फाइल होती है, आ गई। उसके अंदर लिखा होता है कि यहाँ पे ये इमेज लोड करना है, जीमेल का लोगो है, यहाँ पे ये बटन है, यहाँ पे ये चीज़ें, वो सारे इमेजेस होते हैं। फिर यहाँ से वेब ब्राउज़र जो है रिक्वेस्ट भेजता है कि जी मुझे फ्लाई इमेज भेज दो, एक इमेज आ जाता है, दूसरा इमेज भेज दो, वो आ जाता है। आप मेल पे क्लिक करते हैं, मेल मुझे भेज दो, वो मेल आ जाती है। मेल के अंदर इमेजेस होते हैं, ये इमेज मुझे भेज दो। तो इतनी बहुत सारी रिक्वेस्ट आपके पास आ रही होती हैं HTML के अंदर, ठीक है जी। तो HTTP का जो प्रोटोकॉल है HTTP 1.1 जो कि काफ़ी अरसे तक चला है, so that was the whole thing. So you have very small scale requests, request response, request response, request response, request response, ठीक है जी, छोटे 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 बहुत सारे, ठीक हो गया। सो दैट इज ऑल द वेब सर्वर डज। वेब सर्वर को और कुछ नहीं पता होता, एक रिक्वेस्ट आती है, उसका किसी रिक्वेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो ताल्लुक हमें बनाना पड़ता है किस तरीके से बाद में, ठीक है जी। जब भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, आप उसको कहते हैं कि जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि मुझे HTML का पेज दें, मैं वही बंदा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ, और अभी मुझे आपसे एक और इमेज चाहिए, ये वाला इमेज भी आप मुझे प्लीज़ भेज दें, ठीक है। वो आपको इमेज भेज देता है। फिर अगली दफ़ा आपको इमेज चाहिए, आप उसको दोबारा जब रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप कहते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक बात की थी और मैंने आपसे ये HTML का पेज मांगा था और ये मैंने आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह दिया हुआ था, अब आप मुझे ये इमेज दे दें, वो आपको वो इमेज दे देता है। तो हर दफ़ा यू हैव टू डू दिस, ठीक है। सर इवन के जब हम सर एक तो हम कोई लिंक खोल के उसमें आगे जा रहे हैं सर, जब हम वो इवन ऑन अ सिंगल पेज अगर आप लोड करते हैं, उसके अंदर भी आपके पास अगर 2-3 इमेजेस हैं, ठीक है, तो एवरीथिंग इज अ डिफरेंट रिक्वेस्ट। ये साइड पे मैं चीज़ें लिख रहा हूँ जो कि हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज HTTP 1 का तरीका, 1.1 का तरीका कार है, ठीक है। सो यू हैव सेपरेट रिक्वेस्ट फॉर एवरीथिंग, ठीक है, एंड यू कैन इमेजिन दैट दिस इज अ ह्यूज वेस्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर दफ़ा आप उसको बताना पड़ता है मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, ठीक है जी, ठीक है, हर दफ़ा आपको बताना पड़ता है उसको। सो I guess 5 years back, people came up with the concept of HTTP 2.0, ठीक, HTTP 2 इसको बोलते हैं। So it's been like 5 years, ठीक है। Unfortunately, this has not arrived, this news has not arrived in academia even now, ठीक है, तो किसी को कुछ पता नहीं है। हम खुद वेब पढ़ाते हैं, ठीक है, और कोई HTTP 2 का नाम भी किसी को नहीं पता। So मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि you need to be aware of this। HTTP 2 ये होता है कि you have a phone call essentially with the web server, और उसको पता है कि आप कौन है। आप उसको कहते हैं मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो और उसके साथ ये भी दो और ये भी दो और ये भी दो, ठीक है। या अगर कोई चीज़ रह गई आप दरमियान में कहते हैं, तो दैट कनेक्शन इज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, आप उसी के ऊपर बात करते हैं फर्दर। तो नाउ यू कैन इमेजिन कि हर दफ़ा आपको कॉल करके नहीं कहना पड़ता कि मैं फलां बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो ही हैज़ टू इन्फॉर्म मी एवरी टाइम कि मैं कौन हूँ, ठीक है। सो इफ़ यू हैव टू डू दैट इट वेस्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, विच इज़ व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज, तंग आ जाए और मुझे फ़ोन करना छोड़ देंगे। So it wastes a lot of time. तो HTTP 2 क्या करता है? It gets rid of all of that. You establish a connection and then the server knows who you are. ठीक है जी? And in order to actually implement that, आपके ज़हन में आएगा कि जी हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा. You have to do nothing. All you have to do is web server जो है उसके अंदर जाके एक checkbox होगा, you say HTTP 2.0 बस, that's it. And you go from taking this much time to do something to this much time. If you're only aware what HTTP 2 is, ठीक है, नहीं पता तो हम ही जप मारते रहेंगे बैठ के, ठीक है। स्लेट का कोई एक मसला नहीं है, स्लेट का मसला पहले स्लेट खुद है, ठीक, फिर उसके बाद फास्ट है, और फिर उसके बाद आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग भी आखिरी टाइम तक बैठे होते हैं, सारे इकट्ठे क्लिक मारते हैं, तो फिर उसके बाद वो मर जाता है, anyway। और हम तो खैर खोलते ही नहीं है स्लेट, ना अपलोड करते हैं कुछ, जब तक हमें मैसेजेस ना करें लोग। एनीवे, सो वापस बात हम क्या कर रहे थे? वेब सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने बात शुरू की थी, HTTP 2 आपको खुद पता होना चाहिए। सो वेब सर्वर के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, तो इफ़ यू रिसीव अ रिक्वेस्ट फॉर एन HTML पेज, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम द डिस्क,
ठीक है, अब ये इतनी बहुत सारी चीज़ें मैं बस और नहीं बता रहा, बस वो खुद ही कहीं पे आ जाएंगी. सो यू नीड टू रीड इट फ्रॉम द डिस्क. दैट इज एन IO ऑपरेशन. इफ यू डू IO यू गो इनटू द ब्लॉक स्टेट. ठीक है, अब आपके पास एक वेब सर्वर है, अगर उसका एक प्रोसेस ब्लॉक चला गया तो बाकी वेब सर्वर के ऊपर क्या होगा, बिकॉज इट्स अ डेडिकेटेड मशीन. द होल पॉइंट ऑफ दिस मशीन इज टू सर्व वेब रिक्वेस्ट्स. ठीक है, एंड इट हैज नाउ गॉन इनटू द ब्लॉक स्टेट फॉर लेट्स से अ फ्यू माइक्रो सेकेंड्स. CPU के साइकिल्स वेस्ट हो गए. सो व्हाट्स द सोल्यूशन? यू कैन क्रिएट मल्टीपल प्रोसेसेस. एक प्रोसेस एक रिक्वेस्ट को करे, दूसरा प्रोसेस दूसरे रिक्वेस्ट को करे, और इस तरीके से वो करे. ठीक है, बट प्रोसेसेस आर हैवी वेट. ठीक हो गया, तो हम इसका सोल्यूशन क्या निकालते हैं? वी क्रिएट थ्रेड्स. ठीक हो गया. सो द होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग इज कि यू क्रिएट थ्रेड्स सो दैट यू कैन रिस्पॉन्स टू मल्टीपल सर्विसेज एट द सेम टाइम. ब्लॉक स्टेट में जाने में कुछ मसले हैं. वो एक थ्रेड जो है वो फिर ब्लॉक स्टेट में जाएगा इफ यू आर वर्किंग विद थ्रेड अवेयर करना. ठीक है, थ्रेड अवेयर करना लास्ट टाइम देखा था ना हमने. ठीक है, तो इफ यू हैव थ्रेड अवेयर करना तो वो सिर्फ एक थ्रेड ब्लॉक स्टेट में जाएगा, बाकी दो थ्रेड जो है वो अपना काम कर सकते हैं. सर वो CPU वाले स्टेट में नहीं जाएगा बिकॉज वी हैव अदर रिक्वेस्ट कमिंग इन. वो पहली बात ही कि रिक्वेस्ट बहुत सारी है. नहीं सर, मतलब अगर प्रोसेस तो एक है. जी 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 नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. नहीं, क्योंकि यू हैव अदर थ्रेड्स जो कि कर्नल को पता है कि आई कैन स्केड्यूल दोज. दिस गाय गोज इनटू द ब्लॉक स्टेट, लेकिन बाकियों को तो मैं स्केड्यूल कर सकता हूँ. ठीक है, नहीं सर, थ्रेड वाले प्रोसेस एक है ना सर. जी जी जी, लेकिन अगर एक प्रोसेस के अंदर कोई भी थ्रेड अगर रन हो रहा है तो बस प्रोसेस पे रन हो रहा है ना. एक प्रोसेस में 4 थ्रेड्स हैं, अगर उनमें से कोई एक भी रन हो रहा है तो बस प्रोसेस रन हो रहा है, इसका मतलब है. ठीक हो गया, ओके. सो अब ये थ्रेड्स हमने क्रिएट करने हैं, यहाँ तक फैसला हो गया. अब सवाल ये है कि ये थ्रेड कब क्रिएट किया जाएगा. सो रिक्वेस्ट आई, हमने थ्रेड क्रिएट किया, रिक्वेस्ट को हमने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद थ्रेड खत्म हो गया. दैट इज वन ऑप्शन. ठीक है, जो कि आमतौर पे जहन में आता है. आपका एक सर्वर बैठा हुआ है वहां पे, वो कुछ भी नहीं कर रहा फिलहाल. जैसे ही कोई एक रिक्वेस्ट आई, उसने क्या किया? थ्रेड क्रिएट किया. ठीक है, यू कैन इमेजिन कि एक सिस्टम कॉल उसने की जिसकी वजह से एक थ्रेड क्रिएट हो गया. उसने इस थ्रेड को कहा कि जाओ इस रिक्वेस्ट को तुम प्रोसेस करो. उस थ्रेड ने उसको प्रोसेस किया. जब वो प्रोसेस करने के बाद वो उसने रिस्पॉन्स वापस भेज दिया, तो उसके बाद आपका थ्रेड खत्म हो गया. सही. सो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल टास्क थ्रेड. सर ये थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा? जी, वेब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम कॉल करके बनाएगा. ठीक है, सो डू अ स्पेसिफिक जॉब एंड देन रिलीज द थ्रेड. रिलीज द थ्रेड एसेंशियली मींस कि बस खत्म, थ्रेड खत्म हो गया. ठीक है, थ्रेड की एग्जीक्यूशन खत्म हो गई. अगर पहले 2 थ्रेड तो रिलीज हो गया थ्रेड, यानी कि एक थ्रेड रह गया. यहाँ तक सही है जी. सो दिस इज द बेसिक ऑपरेशन, बेसिक पैटर्न है. सर आपने कहा था कि ओएस को नहीं पता होता कि थ्रेड्स बने हुए हैं, तो उसके प्रोसेसेस नजर आते हैं. थ्रेड अवेयर कर्नल को पता होता है. उसको पता है. जी, ये हमने थ्रेड अवेयर कर्नल पढ़ा है ना पीछे कि नहीं? हाँ, फिर ठीक है. सो क्योंकि असल में दूसरी क्लास को मैंने थोड़ा डिफरेंट पढ़ाया, तो इस वजह से मुझे श्योर नहीं था कि आप लोगों को पढ़ाया कि पढ़ा. सो थ्रेड अवेयर कर्नल जो है उसको पता होता है. सो फर्स्ट डिज़ाइन पैटर्न, आपके पास थ्रेड टास्क आया, थ्रेड क्रिएट हुआ, टास्क पूरा हुआ, थ्रेड खत्म हुआ. सिंगल टास्क थ्रेड. ठीक हो गया, बेसिक पैटर्न यही. हम जब प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो हम यही काम करते हैं. क्रिएट अ टास्क, क्रिएट अ थ्रेड, assign the task to the thread, complete the task, finish the thread. ठीक हो गया, ओके. इसमें क्या मसला? सर बार-बार क्रिएशन हम ही क्रिएशन कर रहे हैं हर वक्त. ठीक है, अब आपको पता है कि एक रिक्वेस्ट और भी आनी है अभी. ठीक है, आपको पता है कि और रिक्वेस्ट आएंगी. ठीक है, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ अ वेब सर्वर. तो जो थ्रेड आपने क्रिएट किया हुआ है उसको रहने दें थोड़ी देर के लिए. ठीक है, इतनी लेट से कुछ उसको सेकंड्स तक रहने दें. अगर कोई और रिक्वेस्ट आ गई आपके पास तो आई विल प्रोसेस दैट. अगर लेट से 3 मिनट गुजर गए और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आ रही, फिर ठीक है, थ्रेड को खत्म कर देंगे. ठीक है, इवन वहां पे भी थ्रेड को खत्म करने की इसलिए कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट ऑफ योर वेब सर्वर, टू सर्व वेब रिक्वेस्ट. और वेब रिक्वेस्ट आ नहीं रही तो आपके पास अगर सीपीयू के साइकिल्स वेस्ट भी हो रहे हैं तो होते रहे, फिर यू हैव नथिंग एल्स टू डू. समझ आ रही बात कीजिए. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक टीचर नहीं है तो दूसरा आके उसी जगह पे क्लास ले लेगा. ठीक है, कोई दूसरा टीचर है ही नहीं, एक ही टीचर है, और अगर वो नहीं है तो बस उसके बाद क्लास नहीं है. ठीक हो गई. सो दैट इज व्हाट इज ए वर्कर थ्रेड इज. सो वर्कर थ्रेड इज यू क्रिएट दी थ्रेड. आपने थ्रेड क्रिएट कर दिया, अब वो थ्रेड इंतजार कर रहा है. ठीक है, वो थ्रेड इंतजार कर रहा है कि टास्क मुझे हवाले किया जाएगा, मैं उस टास्क को करूंगा, टास्क परफॉर्म करेगा और उसके बाद दोबारा वेट करेगा अगले टास्क के लिए. जैसे वर्कर होता है, वर्कर यही होता है ना, सुबह फैक्ट्री जाता है, वो जाके बैठ जाता है. ठीक है, अगर कोई काम आ गया तो वो कर देगा, अगर नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे खुदकुशी कर लेगा, घर चला जाएगा. ठीक है, सो टर्मिनेट से निकाल. सो अ वर्कर इज द थ्रेड persists in memory, it waits for task to be assigned to it. ठीक है,
सो अ स्पेसिफिक टास्क के लिए आप एक थ्रेड बनाते हैं, आप वर्कर थ्रेड एक बनाते हैं। एक वर्कर थ्रेड का ये काम होगा कि जो वेब के ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है उस रिक्वेस्ट को रिसीव करना है, उसको डिकोड करना है वगैरह वगैरह। और एक वर्कर थ्रेड होगा जो कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करेगा। तो जब भी डेटाबेस से आपको कुछ चाहिए तो यू गो टू द डेटाबेस वाला थ्रेड और वो आपको डेटाबेस से डाटा ला के देता है। ठीक है, अलग अलग थ्रेड होंगे। हर थ्रेड का अपना एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टास्क होगा, विच इज व्हाट अ वर्कर इज। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे अब होते हैं तो टीचर्स सिर्फ टीचिंग वाला काम करते हैं और मीटिंग्स अटेंड करते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेचारे सिर्फ ख्वार होते हैं, और पीएंस जो हैं वो पीएंस वाला काम करते हैं, और बाकी जो भी ड्यूटीज असाइन है सबको वो अपने अपने काम करते तो ये स्केड्यूलर करेगा। हैं। स्केड्यूलर सिर्फ स्केड्यूल करेगा, बाकी तो इनके अपने कोड होगा ना। जो मतलब प्रायोरिटी है, मतलब जो स्पेसिफिक टास्क असाइन करेगा वो इस करेगा। जी जी जी, ये आपकी एप्लीकेशन की लॉजिक आपने इस तरह लिखी होती है। आपने कहा कि एक थ्रेड क्रिएट किया, वहां से जब रिक्वेस्ट आई तो आपने कहा इफ दिस इज ए जीमेल रिक्वेस्ट तो सेंड इट टू दैट थ्रेड। अगर ये आपके पास वो है लेट्स से डेटाबेस से कुछ क्यूरी करनी है तो उसको यहाँ भेजो, इमेज की क्यूरी है तो इसको भेजो, इमेजेस ये लेके आता है। अगर आपने लेट्स से किसी फाइल को कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन का आपका कोई स्क्रिप्ट है तो कन्वर्जन के लिए वो वाला थ्रेड है। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे वो स्पेस लगे होते हैं। एप्लीकेशन खुद करती है, सर्वर करेगा। आपकी एप्लीकेशन जो है, वेब सर्वर जो है आपकी एप्लीकेशन जो है, उसके अंदर बहुत सारे आपने इफ लगाए होते हैं कि इफ टास्क टाइप इज दिस तो देन डू दिस, इफ टास्क टाइप इज दिस तो देन, तो वो बेसिक आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक होती है। ठीक हो गया जी, इसका ओएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ओएस तो ये कहेगा कि कौन सा थ्रेड कब रन होगा, ओएस को ही नहीं पता होता कि थ्रेड रन होते वक्त करेगा क्या। ठीक है, ओके। सो दो चीज़ें हो गई, नंबर एक सिंगल टास्क थ्रेड, थ्रेड क्रिएट, टास्क पूरा, थ्रेड खत्म। नंबर दो वर्कर थ्रेड, अ थ्रेड फॉर अ स्पेशलाइज टास्क, लेकिन थ्रेड रहेगा। जब सारा किस्सा कहानी हो जाएगी, जब आप सर्वर बंद करेंगे तब ये थ्रेड खत्म होगा, तब तक ये थ्रेड रहेगा। बट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि आपके पास एक स्पेशलाइज्ड काम के लिए एक थ्रेड है या अ नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं आपके पास। ठीक है, अगर कोई काम ऐसा हो जो कि एक ही बार होना हो तो यस, फिर फायदा नहीं है, लेकिन ऐसा कोई काम आमतौर पे होता नहीं है, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू डू। तो आमतौर पे रिपीटिशन आती ही आती है। ठीक है, डेटाबेस को सब लोग ही एक्सेस करते हैं, इमेजेस सब लोग ही उठाते हैं, डाटा फाइल से सब लोग ही उठाते हैं। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन टिपिकली देन इट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कोड फॉर इट, कोड गन बन जाता है। सो यू यूज वन ऑफ दीज 3 पैटर्न्स। ठीक है, क्योंकि आप ये कहना कि भाई हम थ्रेड क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन भी करेंगे और फिर वर्कर्स को भी मैनेज करेंगे। तो टास्क, जब एक नया टास्क आपके पास आएगा तो देन यू आर गोइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ लॉजिक, ये सिंगल के लिए क्रिएट करना है कि उसको भेजना है, तो गन बन जाता है। ठीक है, तो डिजाइन पैटर्न्स का मकसद ये होता है कि यू कैन कम अप विद ऑल दीज ऑप्शंस। लेकिन डिजाइन पैटर्न्स जो पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग पैटर्न्स जो हम आपको बता रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आफ्टर डेकेड्स ऑफ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस पीपल हैव कम अप विद दिस वेरी क्लीन नाइस लुकिंग सोल्यूशन। ठीक है, ईदर डू दिस और डू दिस और डू दिस एंड देन यू आर फाइन। ठीक हो गया, क्योंकि यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ बिग पिक्चर परस्पेक्टिव। सिर्फ ये नहीं करना, आपने कोड मेंटेन भी करना है, प्रोग्रामर को पैसे भी देने हैं, वो प्रोग्रामर चला गया तो दूसरा प्रोग्रामर आएगा, उसने इस कोड को रीड भी करना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यू डोंट मिक्स दैम। सो सिंगल टास्क थ्रेड, अच्छा सवाल है, कहीं पे अगले किसी बैच को देंगे ये सवाल। ओके, सो आप लोगों ने पूछ लिया, आपको नहीं बता सकते। सो वर्कर थ्रेड्स, इसको कहा जाता है कि यू हैव अ वर्कर जो कि बैठ के इंतजार करता है काम का, काम आता है, काम उसके हवाले किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है, वो काम करता है और उसके बाद अगली दफ़ा अपनी बारी का इंतजार करता है। ठीक है जी, इसमें क्या मसला है? सो ये मसला खैर मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपके जहन में आएगा, मेरे जहन में भी बड़ा क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन बताता हूँ थोड़ा सा। सो दिस इज़ अ गुड पैटर्न। ठीक है, अच्छे, इसको काफ़ी लोग, सिंगल टास्क को हार्डली कोई इस्तेमाल करता है, इसको बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव के लिए कुछ केसेस आपके पास इस तरह के होते हैं, मिसाल के तौर पर कि एक सर्टन टाइप ऑफ टास्क बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है जी, या उसकी लॉजिक जो है ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या आपके एक टास्क और दूसरे टास्क के दरमियान में डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो अगर ये अलग काम कर रहा है, थ्रेड का मकसद ये है ना कि सेपरेट थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, सेपरेट थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, और डिपेंडेंस दोनों की आपस में ज़्यादा है, तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू मैनेज। हमने कहा ना ये स्पेशलाइज टास्क के लिए होगा, ये स्पेशलाइज टास्क के लिए होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन आ जाती है, बहुत सारे मसले होते हैं। सो व्हाट वी डू इज वी कैन से कि वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेम कॉन्सेप्ट, वी आर गोइंग टू हैव सम वर्कर्स जो कि बैठे होंगे, बट नो लॉन्गर फॉर अ स्पेशलाइज टास्क, इट्स गोइंग टू बी फॉर अ, गौर से सुने, इट्स गोइंग टू बी फॉर अ स्पेशलाइज सर्विस। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि हार्ड डिस्क से डाटा रीड करना इज वन स्पेशलाइज टास्क, डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन इज सेपरेट टास्क, इमेजेस को कन्वर्ट करना दैट इज अ सेपरेट टास्क। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपके पास वर्कर थ्रेड्स वाला काम।
अब हम दूसरा तरीकाकार ये करते हैं कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ थ्रेड, दैट थ्रेड इज गोइंग टू प्रोसेस वन सिंगल रिक्वेस्ट। वही पहले वाली बात की हमने, ठीक है, दूसरा सब वही करेगा, सारे का सारा काम वो एक थ्रेड ही करेगा, ठीक हो गया, ताकि वो डिपेंडेंस सारी खत्म हो जाए। इट्स अ फेयरली स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ टास्क। तो द होल रिक्वेस्ट इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड, द होल सर्विस इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय दिस वन थ्रेड, but after finishing this whole service it's not going to end, it's going to go back to its office and wait for the next service। तो तीनों देखें अब मिक्स होंगे, अभी तक मिक्स नहीं हो रहे होंगे तो अभी मिक्स हो जाएंगे। पहले वाले ने क्या किया था, क्रिएशन, काम खत्म, थ्रेड खत्म। ये तीसरे वाला एग्जैक्टली वैसा है, क्रिएशन, काम खत्म, थ्रेड वेट करेगा अगली दफा काम का। दरमियान वाला क्या है, क्रिएट हो जाएगा, इंतजार करेगा, लेकिन किस चीज का, किसी स्पेशलाइज्ड टास्क का। दोबारा बोलता हूँ, सुन लें अच्छे तरीके, ठीक है। अब ये तीन जब हो जाते हैं तो मिक्स होते हैं आपस में। पहले वाला है थ्रेड क्रिएट, सर्विस प्रोवाइड की गई, थ्रेड खत्म। तीसरा है थ्रेड क्रिएट, सर्विस प्रोवाइड की, थ्रेड इंतजार करेगा। दरमियान वाला है थ्रेड क्रिएट, इंतजार करेगा लेकिन स्पेशलाइज्ड टास्क के लिए है, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए दरमियान वाला। सो क्रिएट, सर्व, डाई, क्रिएट, सर्व, वेट, लेकिन स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टास्क, क्रिएट, सर्व, वेट, ठीक है जी, अपने तरीके से जैसे इसको याद रख सकते हैं। सर ये आप कह रहे हैं कि एक थ्रेड ये सारा काम करेगा, तो वो हम प्रोसेस से भी ये काम जी जी, जी ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इसकी तरफ आ रहा हूँ। सो दैट्स अ गुड पॉइंट कि ये हरकत तो प्रोसेस भी कर रहा था, थ्रेड की तरफ से आगे बीच में। सो द पॉइंट इज नाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट लाइक 10 ऑफ दीज, ठीक है, 10 20 30 आप इस तरह के बनाएंगे। सो एक प्रोसेस जो काम कर रहा था, हम लोगों ने बात कहाँ से शुरू की थी कि हम प्रोसेस की कॉपीज बना देंगे, लेकिन वो हैवी वेट थे। अब हमने क्या किया, प्रोसेस का काम थ्रेड करेगा और थ्रेड की कॉपीज बना देंगे जो कि लाइट वेट है। बात वही होगी सर। नाउ वी आर गोइंग टू हैव 20 थ्रेड्स which are going to be sitting in a pool waiting to serve the request. So that is why this is called a thread pool. It's a pool, 20 threads हैं आपके पास। जब भी कोई काम आएगा, कोई सर्विस की रिक्वेस्ट आएगी आपके पास, यू असाइन इट टू समबडी हु इज फ्री इन द पूल, वो अपना काम करेगा और काम करने के बाद वापस आके पूल में बैठ के इंतजार करेगा, ठीक है। ये इस तरह होता है जैसे आपके पास पूल जो होता है, कार पूल जानते हैं, ये पूल वो पूल स्विमिंग पूल वाला पूल नहीं है, कार पूल वाला पूल है। जानते हैं कार पूल क्या होता है? ओके, सो कार पूल जो है, करीम और उबर तो जानते हैं ना। हाँ, सो दी करीम कैप्टन हु आर फ्री आर इन अ पूल। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो कोई एक आपको असाइन हो जाता है, वो आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई और लेके जाएगा और सूटकेस आपका कोई और लेके जाएगा, ठीक है, सब कुछ एक ही गाड़ी में जाएगा। वो आपको पहुंचा देता है। वंस द गाय इज फ्री तो ही गोज बैक इनटू द पूल, जहाँ से दोबारा उसको पिक किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज अ पूल, ठीक है, पूल इज अ कलेक्शन, ठीक है। सो थ्रेड पूल्स जो है आपके पास थ्रेड्स होते हैं, बने होते हैं, पूल में इंतजार कर रहे होते हैं। जब कोई काम आता है तो सारे का सारा काम वो एक थ्रेड करता है, काम खत्म करने के बाद वापस पूल में चले जाता है, जाके इंतजार करता है, ठीक है। अब ये जो आपके पास पैटर्न्स हैं, ये अगर समझ आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है, तो अच्छे तरीके से ज़रा देखने के लिए जी, ये भी एक किस्म का पूल ही है, लेकिन पूल फॉर अ स्पेसिफिक टास्क। अगेन इन दोनों में फ़र्क ये है कि एक स्पेसिफिक टास्क करता है और एक जनरल टास्क करता है। अगर आप जी किसी छोटे से काम के लिए, ठीक है, सो अगर छोटे छोटे कामों के दरमियान में डिपेंडेंस ज़्यादा है तो देन दिस इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। ये जब आप जाके प्रैक्टिस में काम करते हैं ना, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में, तो अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं, पहले भी शायद बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ। अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन में वो आपसे पूछते हैं कि थ्रेड पूल कितने साइज़ का बनाना है जी, तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा पूल कितने साइज़ का, टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स सबने वेट करना है ना, मरेंगे तो नहीं सारे वो, ठीक है। पहले वाले में तो सोचने की ज़रूरत नहीं, जब रिक्वेस्ट आएगी हम क्रिएट कर देंगे। दूसरे वाले में आपको कहना पड़ेगा कि कितने टास्क हैं उतने, पूल में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कितने थ्रेड्स में बनाओ, ठीक है। नाउ इफ़ यू क्रिएट टू मेनी थ्रेड्स दे आर ऑल गोइंग टू बी वेटिंग, ठीक है, विद नथिंग टू डू, सीपीयू के साइकिल वेस्ट होंगे। जो बारी तुम की आएगी ना स्केड्यूलर में, बारी तुम की आएगी, थोड़ा सा वो आके कहेंगे हाँ जी मैंने कुछ नहीं करना, वापस जाओ, इसमें टाइम वेस्ट होगा। इफ़ यू क्रिएट टू फ्यू थ्रेड्स तो बाहर से जो रिक्वेस्ट आ रही होंगी उनको सर्व करने के लिए कोई होगा नहीं, ठीक है। सो दैट इज ये सारी किस्सा कहानी करने के बाद जब आखिर में आता है ना आपके पास, तो अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलेंगे, अपाचे इज द वेब सर्वर, आप लोगों ने देख लिया शायद, ठीक है। ये पक्की बात है, वैम्प में ए से क्या बनता है? हाँ, विंडोज़, अपाचे, माईसीक्वल और PHP, ठीक है। तो एज अपाचे वेब सर्वर को आपको सर्व कर रहा था, अच्छा ए नहीं लिखा होगा, एनीवे।
सो आपके पास वेब सर्वर जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलते हैं ना, उसके अंदर एक छोटी सी एक टेक्स्ट होता है, उसके अंदर लिखा होता है नंबर ऑफ थ्रेड्स इज इक्वल टू, और आगे आपने नंबर लिखना होता है, ठीक है। तो इस सारी किस्सा कहानी के बाद आपके पास जो बात आखिर में आ जाती है ना, वो ये कि उस नंबर में मैं क्या लिखूँ, 2 लिखूँ कि 2000 लिखूँ, ठीक है। तो ये थ्योरी इसलिए पढ़ाई जाती है कि वहाँ पे फिर आपको ये सारा किस्सा कहानी आपके जहन में आनी चाहिए। थ्रेड्स लाइट वेट होते हैं कि हैवी वेट होते हैं, ज़्यादा से क्या होगा, कम से क्या होगा, रिक्वेस्ट क्या होती हैं, मैंने सिंगल थ्रेड नहीं इस्तेमाल किया, पूल इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट ज़्यादा आएंगी, आई वांट देम टू वेट, कितनी मेरे पास रिक्वेस्ट आएंगी, एवरीथिंग कंबाइंस टुगेदर इनटू दैट वन नंबर, ठीक है। सो इफ़ यू सेट दैट नंबर टू हाई, योर सर्वर इज गोइंग टू मर जाएगा। इफ़ यू सेट इट टू लो, आपके यूजर्स को नो रिस्पॉन्स जाएंगे वापस, ठीक है, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट, ठीक है, स्लेट पे आता है ना टाइम आउट। So most likely that is one reason. There will be many other reasons. That is one reason. So timeout, timeout. So you set it to the exact right number and you get a good performance. You apply this whole theory plus your experience of how many requests are going to come in. So you can measure those. That's easy. ये मुश्किल है कि थ्रेड ज़्यादा करने से क्या होता है। आपका जो वेब सर्वर है, जो मेन एप्लीकेशन है आपकी, जो मेन थ्रेड चल रहा होता है, so this is well beyond the scope of our course, but the concept is message passing. इसको जाके देख लें तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। So message passing, okay. So ये बात समझ आ गई थी। So these are design patterns, ये they're important. No. बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, टिपिकली बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस, सो दिस इज द कॉज, टिपिकली दिस इज द कॉज, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता किसको होता था। ये हमारे ऑटोग्रेटर में यहाँ पे वो जो पहले होता था, वो तो बिजली चली गई। वी एक्चुअली हैड अ वेरी गुड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैरेललिज्म इन ऑटोग्रेटर। अभी भी आप उसका कोड तो ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सो वी एक्चुअली प्रिडिक्टेड दिस बिफोर हैंड। बैच 17 को हमने किया था तो हमारे पास तकरीबन 145 बंदा था, एंड वी प्रिडिक्टेड दिस। चिश्ती होता था वो, उसने कोड किया था, तो ये असाइनमेंट्स कब सबमिट होंगी, एट द 11th आवर। तो वी नीड टू cater to at least 140 submissions at the same time, ठीक है। तो वी डिज़ाइंड इट लाइक दैट कि 140 सबमिशन एक साथ आएंगी। तो 140 नहीं आती थी, लेकिन 100 तक आ जाती थी, ठीक है। तो इट वर्क रियली वेल। कोड जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आप पैरेललिज्म को देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया। ओके, सो दैट वाज वन क्वेश्चन। दूसरा सवाल जो हम ये करना चाह रहे हैं, जो कि हम पहले कर चुके हैं, अब इसको थोड़ी सी ज़्यादा तफसील में देखना चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बात है, बस उसके बाद बात खत्म हो रही है। सो कर्नल लेवल के थ्रेड्स और यूज़र लेवल के थ्रेड्स। याद होगा कि हम लोगों ने बात की थी यूज़र स्पेस और कर्नल स्पेस। सो यूज़र स्पेस इज कि आपके पास एप्लीकेशन जो है लो प्रिविलेज मोड में रन हो रही होती है, कर्नल स्पेस जो है आपके पास हाई प्रिविलेज मोड में रन हो रही होती है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है आपके पास कि आपका कर्नल जो है वो अवेयर है कि नहीं थ्रेड के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी बात की, थ्रेड अवेयर कर्नल को पता होता है कि ये इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हैं। सो द होल आइडिया इज कि द थ्रेड्स आर सपोर्टेड बाय द कर्नल इटसेल्फ। जब आप कोई थ्रेड क्रिएट करते हैं तो आप कर्नल को बताते हैं कि मैंने थ्रेड क्रिएट किया, ठीक हो गया। सो दैट्स द होल आइडिया। व्हेन यू क्रिएट अ थ्रेड, यू टेल द कर्नल कि भाई ये थ्रेड है, और जब कर्नल को पता है कि ये थ्रेड है तो वो शेड्यूलिंग वगैरह के ऊपर फिर इफेक्ट आ सकता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा और इसको याद रखते हैं, ठीक हो गया। सो नाउ OS हैंडल्स द शेड्यूलिंग, क्रिएशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थ्रेड्स, ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन को फिलहाल छोड़ दें, बाद में हम बात करेंगे, लेकिन शेड्यूलिंग और क्रिएशन जो है आपको पता है कब शेड्यूल किया जाएगा, और क्रिएशन के टाइम पे भी OS को पता होना चाहिए कि भाई थ्रेड क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होगा तो वो अपने पास स्ट्रक्चर्स रखेगा, फिर बाद में शेड्यूल करेगा ना, ठीक है। यहाँ तक सही है। इसके अगेंस्ट यूजर लेवल थ्रेड जो होते हैं, उसमें ये होता है कि आपकी जो लाइब्रेरी होती है, थ्रेडिंग की लाइब्रेरी, ठीक है। जारी बात है, खुद थ्रेड्स आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो आप कोई थ्रेडिंग की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं, आगे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। सो वो लाइब्रेरी जो है उसकी आप एक कॉल भिजवाते हैं, वो अपने पास जो अपना जो आपका मेमोरी मैप होता है प्रोसेस का, उसके अंदर कुछ हीप वगैरह और स्ट्रक्चर्स और डाटा स्ट्रक्चर्स और लिंक लिस्टें और स्केड्यूल और सारी किस्सा कहानी बना के वो अपने पास ये मेंटेन करता है कि कितने थ्रेड्स क्रिएट हो चुके हैं। जब प्रोसेस रन होता है तो सुपरवाइजर को कंट्रोल दिया जाता है, और सुपरवाइजर डिसाइड करता है प्रोसेस में से कौन सा प्रोसेस रन करना है। एवरीथिंग हैपेंस अप हियर इन द यूजर स्पेस, ठीक है। कर्नल को क्या लग रहा होता है, ये एक प्रोसेस है, इसका एक थ्रेड है, ठीक हो गया। पुरानी बात है, सिर्फ रिफ्रेश के लिए बता दें, ठीक हो गया। सो आपके पास लाइब्रेरी का कोड होता है जो कि क्रिएशन, टर्मिनेशन वगैरह को हैंडल करता है, ठीक है। शेड्यूलिंग भी ये करता है।
कर्नल सीज ओनली वन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, तो उसको क्या नजर आ रहा होता है, ये प्रोसेस रन हो रहा है, बस उस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है वो उसको नहीं समझ आती है, ठीक है, समझ आ गई बात की। सो दिस मे और मे नॉट बी प्रीएम्प्टिव, तो आपका ये जो स्केड्यूलर है जो कि यूजर स्पेस के अंदर रन हो रहा है, तो वो प्रीएम्प्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, ठीक हो गया। तो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जब रोका जाता है किसी चीज को तो उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी। अच्छा जी, सो अब यूजर लेवल थ्रेड्स के आपके पास एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, इन्हीं से आपको पता चलेगा कि कर्नल लेवल थ्रेड के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। सो इसके एडवांटेजेस क्या है कि दीज आर लो कॉस्ट। क्यों लो कॉस्ट है, मत देखेंगे कौन सी सिस्टम कॉल होती है, लिखा हुआ है मेरे शरीर में शराफत तो खत्म जी 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 स्केड्यूल होगा। सो इसेंशियली आपके पास इवन अगर आप एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में स्विच कर रहे हैं और कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं तो यू नीड टू डू अ मोड स्विच, क्योंकि कर्नल जब भी स्विचिंग करता है तो कर्नल के पास जाएंगे तो फिर उसके बाद स्विच करेंगे ना, तो दैट रिक्वायर्स अ मोड स्विच। अगर आप यूजर स्पेस में ही लगे हुए हैं तो यू कैन शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट थ्रेड्स, वो कैसे के साथ हम बात नहीं करना चाह रहे, मैंने आपको पहले बता दिया कि दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, ठीक है, कि स्केड्यूलर यूजर स्पेस में लिखा कैसे जाता है वो हम उसके अंदर नहीं जा रहे, नोबडी राइट्स देमसेल्व्स। सो पहले क्या है, ये लो कॉस्ट है, लो कॉस्ट क्यों है, यू डोंट हैव टू गो टू द कर्नल फॉर एवरी स्विच, ठीक हो गया। सिस्टम कॉल्स असल में और बहुत सारे कामों के लिए हो सकते हैं, तो आप यूं कह रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा जनरल बात कर रहे हैं। सो जस्ट द स्विचिंग, दैट इज स्विचिंग के लिए जो काम सिस्टम कॉल, तो आयो के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा ना वहाँ पे, ठीक है, वो तो इन एनी केस जाना पड़ेगा। ओके, सो स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स जो हैं वो दे कैन बी कस्टम टू द ऐप। आगे जाके हम स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को देखेंगे, तो कुछ स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इस तरह के होते हैं जो कि आपको ज़्यादा प्रोसेसेस को एक साथ रन करते हैं। देखो मिसाल के तौर पे अगर आपने MS वर्ड भी खोला है और फायरफॉक्स भी खोला है, आप ये नहीं चाहते कि अगर मैं फायरफॉक्स के अंदर कोई चीज़ डाउनलोड हो रही है तो वो बहुत तेज़ डाउनलोड हो, इतनी ज़्यादा तेज़ डाउनलोड हो और इतना ज़्यादा वो अच्छा काम कर रहा हो कि MS वर्ड मर जाए। आप ये भी नहीं चाहते कि MS वर्ड इतना अच्छा काम कर रहा हो कि वहाँ से जिस चीज़ से मैंने कॉपी करना है वही डाउनलोड ना हो रही हो। यू नीड टू गिव देम एन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपके पास कोई एक स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम इस तरह हो सकता है जो कि इक्वल टाइम देता है सबको, लेकिन कभी कभी आपको ये चाहिए होता है, जिस तरह वेब सर्वर के केस में, कि वेब सर्वर ने बैकअप भी लेना है, बैकअप का अपना एक प्रोसेस है, लेकिन रिक्वेस्ट जो है दोज आर हाई प्रायोरिटी, ये जरूर रन होना चाहिए, बैकअप बेशक स्लो हो जाए बाद में चल पड़े, खैर ठीक है। तो यू कैन हैव डिफरेंट पॉलिसीज, सिर्फ इतनी बात समझ आती है कि यू कैन हैव डिफरेंट पॉलिसीज के किस टाइम पे किसको रन करना है। तो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर अगर आपके पास स्केड्यूल लिखा हुआ है तो यू कैन मॉडिफाई टू योर स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है। जबकि अगर कर्नल के अंदर आप स्केड्यूलिंग करवा रहे हैं तो कर्नल ने और भी बहुत सारे भी काम मैनेज करने हैं, आप कर्नल को उसके स्केड्यूलर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, ठीक है। तो नंबर वन, इट्स लो कॉस्ट अगर आप यूजर लेवल थ्रेड्स करते हैं। नंबर टू, इट्स कस्टमाइजेबल, आप ये कह सकते हैं कि भाई सारे थ्रेड्स को बारी बारी मौका दो, या इस थ्रेड को हाई प्रायोरिटी दो, इसको लो प्रायोरिटी दो, ठीक है। इस किस्म के बहुत सारे डिसीजन होते हैं, आगे जाके हम देखेंगे, वो डिसीजन आप बड़ी आसानी से अपनी एप्लीकेशन के अंदर ले सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर पोर्टेबिलिटी, अगर आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्केड्यूलर एक जैसा है और दूसरे का स्केड्यूलर दूसरे तरीके से है और आपकी चीज थ्रेडिंग की लाइब्रेरी अपनी यूजर स्पेस में लिखी हुई है, तो यू टेक योर एप्लीकेशन टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वर्क्स द सेम। क्यों? क्योंकि स्केड्यूलर आपका यूजर स्पेस में है, ठीक है। अगर कर्नल का स्केड्यूलर होता तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्क होगा, बात समझ आ रही है, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट आपके पास इंपॉर्टेंट है कि देर लो कॉस्ट, ठीक है। बाकी दो चीज़ें जब हम स्केड्यूलिंग वगैरह देखेंगे तो आपको फिर खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। देर लो कॉस्ट, क्यों लो कॉस्ट है? क्योंकि आपके पास इसमें एटलीस्ट जो आपके पास जो थ्रेड स्विच है उसके लिए आपको कर्नल के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि स्केड्यूलर यूजर स्पेस में, ठीक हो गया। इसका ये बहुत सारे फ़वायद हमने बताए, बड़े अच्छे फ़वायद हैं। इसका नुकसान, एक नुकसान वही पुराना नुकसान है जो इतना बड़ा नुकसान है कि इसके बाद फिर ये फजूल हो जाता है। सो इफ अ थ्रेड इज ब्लॉक, द होल प्रोसेस इज ब्लॉक, एंड ऑफ स्टोरी, ठीक है। सो दैट इज सच अ बैड आइडिया कि इसके बाद चाहिए जितना भी अच्छा है, लो कॉस्ट है कि जो कुछ भी है, इट्स यूजलेस, ठीक है। सो नोबडी एक्चुअली डज प्योर यूजर लेवल थ्रेड्स, ठीक है, समझ आ गई बात। बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मिक्स एंड मैच। हम ये कह सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूजर लेवल थ्रेड्स, सिर्फ कर्नल लेवल थ्रेड्स, वी कैन डू some sort of a combination. तो वो combination ये है कि you can do, so this is
यूजर स्पेस में जो हमें चीज़ थ्रेड नजर आ रही है और जो चीज़ कर्नल मैनेज कर रहा है. सो वी कैन हैव कि जो एक थ्रेड हमें नजर आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कर्नल के पास एक ही थ्रेड है. ठीक. अगर हम दूसरा थ्रेड क्रिएट करते हैं तो कर्नल को पता चलता है कि दूसरा थ्रेड भी है. अगर हम तीसरा थ्रेड क्रिएट करते हैं तो कर्नल को पता चलता है कि तीसरा थ्रेड भी है. तो तीनों थ्रेड्स कर्नल को अलग अलग नजर आ रहे होते हैं. ठीक है जी. सो दिस इज कॉल्ड ए 1-to-1 प्योर कर्नल लेवल थ्रेड्स. ठीक है. क्यों? क्योंकि जो भी थ्रेड क्रिएट होगा कर्नल को पता होगा. ठीक हो गया? समझ रहे? ये थ्रेड अवेयर कर्नल है या थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है. मैंने गलत सुना कि आपने कुछ गड़बड़ बोला? जी. I don't know. You can have both. So यूजर लेवल थ्रेड्स हैं या कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं. आप ये एक सेकंड, आप ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ यूजर लेवल थ्रेड्स हैं हमारे पास. आप यूं भी, क्योंकि वो तो ब्लॉक, तो सब कुछ ब्लॉक बहुत खराब हो जाता है. सिर्फ कर्नल लेवल थ्रेड्स के अंदर भी एक मसला है, उसको भी बात करते हैं. ठीक है. सो यू कैन हैव बोथ. जी. सर ये थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि थ्रेड अवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम स्केड्यूल इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. जी 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 जी. दोनों के सर साथ. अगर एक थ्रेड ब्लॉक हो रहा है तो बाकी क्यों जल्दी से बात है अगर थ्रेड नहीं, अगर सिर्फ यूजर लेवल आ रहे हैं, ये पूरी करता हूँ फिर ये सवाल आपको पूरा. ठीक है. सो if you have pure user level thread, so you create one thread, you create another thread, you create another thread, so the kernel sees only one thread. ठीक है. So it doesn't matter how many threads you create, the kernel is still going to, in one process, it's still going to see just one thread. ठीक हो गया? यहाँ तक बात सही होगी? So ये दो चीजें तो हम देख चुके हैं. इनके दरमियान में यू कैन हैव बोथ वाली जो चीज़ है जिसको हाइब्रिड कहते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ हाइब्रिड कह सकते हैं. तो वो हाइब्रिड वाली जो चीज़ है वो क्या है बीच में, कि लेट्स से यू क्रिएट वन थ्रेड, द कर्नल सीज दैट वन थ्रेड. ठीक है. सही हो गया. यू क्रिएट अनदर थ्रेड, द कर्नल डज नॉट create a separate thread for it, yeah, the kernel does not see that another thread has been created, it still sees that one thread. ठीक है. अभी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है ना. ठीक है. ऊपर मत देखें, इनको देखें. अभी ये दोनों एक ही है ना. एक जगह पे 3 थे, कर्नल एक ही देख रहा था. अभी जो एक जगह पे 2 है और कर्नल अभी भी एक ही देख रहा है. ठीक है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आप इसके अंदर और थ्रेड्स क्रिएट करें तो कर्नल अब उसके लिए एक और, तो एक थ्रेड के लिए उसने एक थ्रेड बना दिया और 2 थ्रेड्स के लिए एक थ्रेड बना दिया. तो नाउ दिस इज अ हाइब्रिड. सो इट्स नॉट 1-to-1 कि हर थ्रेड के लिए नीचे आपके पास एक थ्रेड नहीं है कर्नल में. इट्स नॉट प्योर यूजर लेवल के सारे थ्रेड्स के लिए एक कर्नल है. इट्स समवेयर इन द मिडल. कि लेट से 25 आपके पास यूजर लेवल के थ्रेड्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कर्नल लेवल थ्रेड्स 10 हैं. इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि लेट से आपके पास ये दो जो हैं इसके ऊपर रन हो रहे हैं और ये एक जो है इसके ऊपर रन हो रहा है. ठीक. तो अगर इनमें से इस बंदे ने फॉर इंस्टेंस आयो किया तो कर्नल लेवल थ्रेड में से 1 ब्लॉक होगा कि 2 ब्लॉक होगा? हाँ जी. गौर से देखें, कलर कोड मैंने इसीलिए किया कि आपको समझ आए. इसमें आपके पास ये वाला जो था ये इसके ऊपर इसके साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा था. तो अब आपके पास अगर ये वाले आयो करेंगे, ये वाले 2 आयो करेंगे तो इनमें से सिर्फ वो एक थ्रेड ब्लॉक होगा, बाकी के सारे थ्रेड कम से कम आपके ब्लॉक नहीं होंगे. सो इट्स समवेयर इन द मिडल. यू आर स्टिल गोइंग टू हैव सम वेस्टेज, लेकिन आपके पास वो वेस्टेज अब कम हो गई है. ठीक है. अगर उस सेट में से, हर सेट में से अगर एक बंदा करेगा तो वो सेट ब्लॉक हो जाएगा सिर्फ. जो एक थ्रेड के कॉरस्पॉन्ड, एक कर्नल लेवल थ्रेड के कॉरस्पॉन्डिंग जो यूजर लेवल के थ्रेड्स हैं उनमें से अगर कोई आयो करेगा या कोई भी रिक्वेस्ट करेगा विच इज टाइम कंज्यूमिंग, तो वो वाला सेट ब्लॉक होगा, बाकी सारे के सारे थ्रेड्स अफेक्ट नहीं होंगे. ठीक है. यहां पे नुकसान आपको क्लियरली पता है. एक सेकंड. यहां पे नुकसान आपको क्लियरली पता है कि पूरे प्रोसेस में 25 थ्रेड्स हैं, 25 में से किसी एक ने भी किया तो वो ब्लॉक. इसमें क्या नुकसान है कि आपके पास कर्नल को बहुत ज्यादा मैनेजमेंट करनी पड़ती है. बहुत आपके पास आमतौर पे जिस हमने कहा ना वेब रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट के लिए आप एक नया थ्रेड बना रहे, यू हैव लाइक 250 डिफरेंट यूजर स्पेस थ्रेड्स. यू डोंट वांट 250 कर्नल लेवल थ्रेड्स. ठीक है. बात समझ आ रही है? तो कर्नल लेवल थ्रेड्स आर स्लाइटली कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, तो इतने बहुत सारे आपको नहीं चाहिए होते. तो यू अराइव समवेयर इन द मिडल. ठीक है. सो दीज आर called pure kernel threads, pure user level threads, and hybrid threads. So N to M. So this N is going to be user space and M is going to be kernel. So this is user and this is kernel. This is user and this is kernel. ठीक है. N M और N और M जो है वो आमतौर पे फर्क होते हैं. ठीक है. N टिपिकली लार्जर होता है. यूजर स्पेस के आपके पास थ्रेड ज़्यादा होते हैं क्योंकि नीचे एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं. जी अब पूछो.
दिस इज कर्नल को थ्रेड नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो तो थ्रेड करेगा क्या. सो यस देयर इज अ रिलेशनशिप, बट उन तीनों का इन तीनों के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है. थिंक अबाउट, दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं. ये इसमें वो मसला है कि कौन ब्लॉक होगा कौन ब्लॉक नहीं होगा. ठीक है, हाँ, इसको इस तरीके से इसको क्या कहते हैं. तो इसको इस तरीके से समझें कि आपके पास ये ब्लॉक होगा तो नीचे कितनी चीज़ें ब्लॉक होंगी. ठीक है, तो 1 to 1 में एक थ्रेड के एक आयो अगर ब्लॉक होता है, यूजर स्पेस में एक आयो करता है तो एक ही चीज़ ब्लॉक होती है कर्नल लेवल में. मैनी टू 1 के अंदर सारे के सारे ब्लॉक हो जाते हैं, और हाइब्रिड के अंदर एक सबसेट ब्लॉक होता है, एक भी नहीं और सारे भी नहीं. ठीक हो गई. तो थिंक ऑफ इट दिस वे. डिपेंड जी. हाँ, वो डिपेंड करता है कि कर्नल ने मैपिंग किस तरीके से की है. सो आई एम नॉट श्योर. मोस्ट लाइकली आपकी जो यूजर स्पेस लाइब्रेरी होती है वो कर्नल को, जब थ्रेड क्रिएट होता है ना, यहाँ पे 3 थ्रेड क्रिएट होते हैं तो वो कर्नल को एक ही थ्रेड बताती है, फिर उसके बाद 3 और क्रिएट करती है तो एक और थ्रेड कर्नल को बता देती है. समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट श्योर. मतलब सर अगर हम चाह रहे हैं कि एक मतलब जैसे सब स्पेस है, उसमें एक थ्रेड अगर ब्लॉक है तो दूसरा थ्रेड हमारा वो काम ना करो जो लाइक बहुत जरूरी है. यस 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 यस, बट वो स्पेसिफिक जब तक कोड नहीं करेंगे तब तक एग्जाम्पल मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, राइट. यहाँ तक सही हो गया. ठीक है, ओके. सो तो आपके पास थ्रेड्स को अभी जो यूजर स्पेस लाइब्रेरी हम कह रहे हैं कि भाई हम खुद नहीं बनाते, हमें लाइब्रेरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डू गुड इंप्लीमेंटेशन ऑफ थ्रेड्स. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना मुश्किल है, थ्रेड्स यूजर स्पेस में बनाना और भी ज़बरदस्त किस्म का मुश्किल काम है. ठीक है, सो नोबडी राइट्स थ्रेडिंग देमसेल्व्स. थ्रेड्स क्रिएट करते हैं लेकिन लाइब्रेरी के जरिए से क्रिएट करते हैं. एंड द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी बाय फार इज पी थ्रेड्स. सो दैट इज POSIX थ्रेड्स. POSIX थ्रेड्स जो है आपके पास एक लाइब्रेरी है, पी थ्रेड्स के नाम से जानी जाती है. ठीक है, this is available on all POSIX compliant operating systems, which means it's available on all operating systems except Windows. हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, अब आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, समझे इस बात को. जब लिनक्स तो यूज़ की नहीं होती, कोई भी किसी भी सेंसिबल नेटवर्क्स वगैरह की साइट पे कहीं पे भी जाते हैं, काम अगर करना शुरू करते हैं तो दे डाउनलोड सम सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर और दे ट्राई टू कंपाइल इट ऑब्वियसली ऑन विंडोज़. ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है जी सपोर्ट विंडोज़, और कहते हैं कंपाइल करते हैं वहाँ पे. सो व्हेन दे ट्राई टू कंपाइल इट दे गेट एन एरर. बड़ा मज़ेदार सा एक छोटा सा एरर आता है, एक लाइन का एरर होता है कि pthread.h नॉट फाउंड. ये एरर आता है मज़ेदार सा. ठीक है, pthread.h नहीं है. ठीक है, हमें आगे कहते क्या है, जब आते हैं मेरे पास में सर वो एक मसला आ रहा है, क्या मसला आ रहा है, तो पहले तो बेसिक में करके निकाल देते हैं, तो जब वो बताते हैं तो pthread.h की फाइल नहीं, बस वो फाइल अगर हमें मिल जाए तो नाउ यू शुड रियलाइज इस स्टेटमेंट में क्या मसला है. यानी इसको छोड़ें, इस बात को छोड़ें, प्रोग्रामिंग के हिसाब से मुझे बताएं. C++ pthread.h की फाइल अगर मिल जाएगी तो क्या होगा उसमें. हाँ, उसमें हेडर फाइल्स होंगे, सिर्फ प्रोटोटाइप्स होंगे. ठीक हो गई. सो दिस इज जस्ट द इंटरफेस. इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होंगी. इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से आएंगी, वो इम्प्लीमेंटेशन आपको नीचे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का किस्सा आनी चाहिए. ठीक है, so if you are looking for pthread.h on Windows, you have no idea what you're doing. तो इसके बाद फिर हम जवाब नहीं देते. इसके बाद मेरा जवाब ये होता है जाके लिनक्स इंस्टॉल करें, सर खैर है ना, तो बाकी बहुत सारी होती है. ठीक है, so you cannot do that. So you can do it on Windows. There are ports of pthreads onto Windows, लेकिन you can imagine कि वो इतने ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर बनाई गई होती है कि it's extremely difficult to make it work. ठीक है, फिर उसके बाद अभी लाइब्रेरी पे आपको एरर मिलेगा. So the easy thing to do is just install Linux. ठीक है, so that is despite what people think, that is a good response. That is me favoring them. ठीक है, वो कहते हैं कि अपने सर से काम उठा रहा है. So that I'm trying to help them out. ठीक है, by telling them to install Linux. So pthread.h जो है that is going to be the header file which provides support for pthreads, POSIX threads. बाकी कहानी इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. So it says there is an API library on top of Win32. झूठ है एक नंबर का ये. Okay, so सो इसको आप यूज़ किस तरीके से करते हैं. अगेन थ्रेड्स जिस टाइम पे असाइनमेंट वगैरह देंगे कोई तो वहाँ पे फिर आ जाएगी. सिर्फ यहाँ पे जो समझने की चीज़ है वो क्या है कि जैसे हमारे पास प्रोसेस के अंदर होता था कि फोर्क हम करते थे तो नया प्रोसेस क्रिएट होता था, उस तरीके से यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है pthread_create.
ठीक है, इसको आप एक स्ट्रक्चर देते हैं जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये उस थ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको डाल के देगा। ठीक है, उस स्ट्रक्चर की टाइप होती है pthread_t। ठीक है, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन इस थ्रेड के बारे में डाली जाएगी। नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये सिर्फ चीज़ है कि आप इसको बताते हैं कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करो, फंक्शन टू एग्जीक्यूट। थ्रेड साहब आप क्रिएट हो जाएं, जब आप क्रिएट हो जाएं तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर लें आप। ठीक है, वर्कर थ्रेड्स के, जी ये वो टास्क है, वर्कर थ्रेड के हिसाब से सोचें इसको, फिर समझ आएगी। तो आपने उसको कहा भाई थ्रेड तुम क्रिएट हो जाओ, ये टास्क है, ये पकड़ो, रन करो। ठीक है, और ये उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं। फंक्शन होता है तो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं ना। तो चूंकि अब हम फंक्शन डायरेक्टली खुद कॉल नहीं कर रहे, हम थ्रेड क्रिएट करके उसको कह रहे हैं कि तुम कॉल करना है इस फंक्शन को, तो हम उसको साथ आर्ग्यूमेंट भी देते हैं कि इस फंक्शन को इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर कॉल करना। तो वो थ्रेड अपने आप को स्टार्ट करता है, लाइब्रेरी स्टार्ट करती है उसको, और फिर वो थ्रेड वहां पे जाके क्या करता है, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। जब ये फंक्शन अपनी बॉडी एग्जीक्यूट करके रिटर्न होता है वापस, तो थ्रेड खत्म हो जाता है। ठीक हो गया, बात समझिए, दोबारा से देखिए। क्रिएट कॉल करते हैं, क्रिएट के फंक्शन को आप कहते हैं थ्रेड क्रिएट करो। जब वो थ्रेड क्रिएट हो जाए तो उस थ्रेड को कहना कि ये फंक्शन कॉल करे इन आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर। जब वो हो जाए, वो सारे का सारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो वाला फंक्शन, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन जब खत्म हो जाएगा तो आपके थ्रेड के पास और करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, थ्रेड खत्म हो जाएगा। ये फंक्शन जो काम वो परफॉर्म कर रहा है वो टास्क है, वो सर्विस है। ठीक है, उसके हासिल होगी। अब आप इसी फंक्शन के अंदर ये काम कर सकते हैं कि भाई उसके अंदर आप एक वेट लगा दें कि सब्र करो, अगले काम का इंतजार करो। तो द फंक्शन यू मॉडल, उस पैटर्न को आप इस फंक्शन के अंदर मॉडल करते हैं। ये बात समझ आइए। फंक्शन तो जनरल है ना, फंक्शन ये भी हो सकता है कि वेट फॉर सर्टन सर्विसेज। अब ये फंक्शन है आपके पास। ठीक है, तो इसी तरीके से आप तीनों पैटर्न जो हमने शुरू में देखे, तीनों पैटर्न को इसी एक तरीके से आप इंप्लीमेंट करते हैं। सो इसको समझने की जो तरीकाकार है वो क्या है, क्रिएट करो थ्रेड को फॉर दिस टास्क। दिस टास्क इज जेनेरिक, इट कैन बी अ स्पेसिफिक टास्क, इट कैन बी अ जनरल टास्क, इट कैन बी अ वेटिंग टास्क, इट कैन बी immediately finished task, it can be anything. Create a thread for this job. ठीक है, इसको जॉब भी कहते हैं, टास्क भी कहते हैं, सर्विस भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम से भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब लिख देता हूँ ताकि याद रहे, जॉब, टास्क, सर्विस। ये नल ये करता है कि क्लास में हमें तंग करता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, करो लोग तंग क्या की असाइनमेंट है, आई एम नॉट श्योर। फोर्क नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रोसेस क्रिएशन में फोर्क होता था वैसे थ्रेड्स के लिए हम pthread अंडरस्कोर क्रिएट करते हैं। सर ये अगर आप फंक्शन देंगे जी ये लो इसकी थ्रेडिंग करो तो उसको मल्टीपल थ्रेड में डिवाइड नहीं, इससे एक थ्रेड क्रिएट होगा। इफ यू नीड मल्टीपल थ्रेड्स यू पुट इट इन अ लूप, यू पुट द थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट कॉल इन अ लूप। सर एक फंक्शन को आप किस तरह थ्रेड में डिवाइड करेंगे, उसका स्टैक तो डिफरेंट होता है। एक फंक्शन को थ्रेड्स में नहीं डिवाइड करेंगे, आपने फंक्शन बनाना ही इस तरह है कि वो थ्रेड उसको कॉल करेगा। So let's say if you are trying to sum over a 1 million list, आपने फंक्शन बनाना है इस तरह कि वो आपसे पूछेगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक मैं सम करूँ, तो वो फंक्शन सबको नहीं सम करेगा। आप इन आर्ग्स में उसको बताएंगे कि तुम 1 से लेके 100 तक सम करो। फॉर एग्जांपल उसने आधा सॉर्ट कर दिया जी, तो उसे सर वो सारा स्टैक उठा के दूसरे स्टैक में डालना पड़ेगा। अगेन दैट इज अ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जो कि वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, आई गेस हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में या कहीं पे जाके फिर शायद देख लें, या कहीं पे असाइनमेंट वगैरह होगी तो शायद अगेन इसको अब स्ट्रक्चर आगे किस तरीके से करना है ना, वो वहाँ का काम है। ओएस में हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं थ्रेड क्रिएट किस तरीके से होगा। ठीक हो गया, ओके। सो दिस क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड ट्री एंड स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन फंक विद दीज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, सो एसेंशियली थ्रेड के अंदर जो कॉल की जाती है वो ये कॉल की जाती है। ठीक है, जब थ्रेड क्रिएट हो जाता है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है विद दीज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक हो गया, जैसे हमने प्रोसेस के अंदर किया था कि एक प्रोसेस अगर दूसरे को स्टार्ट करता है तो वो उसके लिए वेट कर सकता है, तो यहाँ पे भी वेट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लफ्ज है दैट इज ज्वाइन। ठीक है, किस थ्रेड को ज्वाइन करो, इस थ्रेड को। ठीक है, और जब वो थ्रेड खत्म हो तो जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल के अंदर डाल दो। ठीक है, तो जब वहां पे वो फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कर लेगा, मिसाल के तौर पर उसने सम करना था तो वो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो फंक्शन को हमने तो कॉल की नहीं है कि उसकी रिटर्न वैल्यू हम रिसीव करें, तो अब हमें इसको कहना पड़ेगा कि जब वो थ्रेड एग्जीक्यूशन अपनी खत्म कर दे तो वो जो रिटर्न वैल्यू करे तो वो ला के मुझे यहाँ पे इस तरीके से दे दे। ठीक है, सो अगेन यू द ओनली थिंग दैट कंसर्न्स अस इन दिस कोर्स इज यू क्रिएट यूजिंग pthread_create एंड यू गिव इट अ फंक्शन। ठीक, एंड व्हेन यू वांट टू वेट फॉर सम चाइल्ड थ्रेड टू फिनिश यू यूज द pthread_join, बस दैट्स इट। ठीक है, हमारे कोर्स तक ये चीज़ है। आगे पैरेलल कंप्यूटिंग वगैरह का कोर्स आप लोगों को शायद कोर हो गया है,
उसमें या कहीं पे फिर आप लोग ये चीज़ें तफसील से फिर देख लें, ठीक है, कि एक्चुअली इनको फिर कोड की कुछ असाइनमेंट वगैरह भी होगी, लैब में भी शायद हो जाए, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये चीज़ें होंगी, ठीक है, सही हो गया। सो देयर इज़ नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। होता यही है कि आप थ्रेड्स को बस क्रिएट करते हैं तो उसके बाद वो अपना एक इंडिपेंडेंट वो है, ठीक है, जिस तरह परिंदों का होता है। सो यू हैव दिस हैचलिंग और 10 लात मार के उसको घोंसले से निकाल दीजिए, जाओ, ठीक है, कुछ परिंदे होते हैं, नहीं पता कौन से परिंदे होते हैं, उसको निकाल देंगे, जाओ अपना काम करो, आई एम नॉट श्योर, ठीक हो गया जी। सो यू हैव POSIX थ्रेड्स, तो इसके अंदर जो याद रखने की चीज़ है वो ये है कि आप क्रिएट करते हैं क्रिएट के जरिए से, और वो करते हैं इफ़ यू आर ऑन विंडोज़ यू हैव अ सेपरेट आर्किटेक्चर फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ थ्रेड्स, ठीक है जी। थ्रेड खत्म कब होता है जब उसकी फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाती है। जो थ्रेड था उसमें मतलब हमें ये फंक्शन लाइक हम लोग ने लगा दिया थ्रेड में, और उस फंक्शन के अंदर ये होगा कि वेट फॉर स्टफ, हाँ जी, हम अपनी एप्लीकेशन को जब पैरेललाइज करना चाहते हैं, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड जब हमने क्रिएट करने हैं, तो वो हम किस तरीके से करते हैं, टिपिकली पी थ्रेड्स की लाइब्रेरी इस्तेमाल होती है। इफ़ यू आर वर्किंग इन सी, इफ़ यू आर वर्किंग इन अनदर लैंग्वेज सच एज पाइथन, तो पाइथन के अंदर अपना तरीकाकार है, लेकिन वो भी इंटरनली पी थ्रेड्स को इस्तेमाल करता है, ठीक है। इफ़ यू आर वर्किंग ऑन फॉर इंस्टेंस गो लैंग्वेज, तो उसकी अपनी लाइब्रेरी है फिर, ठीक है, उसकी कंकरेंसी अपनी है, इलेक्सर की अपनी कंकरेंसी, उसमें पी थ्रेड्स नहीं है, उसका अपना तरीकाकार है, फिर उसकी अलग बात है वो, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लैंग्वेज। ये सी की एग्जाम्पल हम आमतौर पर यहाँ पे देते हैं, राइट। सो हम लोगों ने फोर्क की सिस्टम कॉल देखी थी, तो एक और सिस्टम कॉल है आपके पास जो कि एग्जैक्टली फोर्क वाला ही काम करती है। द डिफरेंस इज फोर्क क्या करता है, आपके इमेज को डुप्लीकेट कर देता है, ठीक है, एसेंशियली लॉजिकली उसको डुप्लीकेट कर देता है, पूरे आपके प्रोसेस को डुप्लीकेट कर देता है। क्लोन ये करता है कि डुप्लीकेट करता है, लेकिन उसके बाद एक स्पेसिफिक फंक्शन की एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर देता है। जिस तरह ऊपर हमने कहा ना, यहाँ पे क्रिएट को आप फंक्शन बताते हैं, इसको एग्जीक्यूट करो, तो क्लोन के अंदर आप कहते हैं यू स्पेसिफाई अ फंक्शन, बस दैट इज ऑल यू नीड टू डू, ठीक है, बाकी सारी कहानी को छोड़ दें। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि क्लोन को आप, क्लोन और फोर्क में क्या फर्क है, फोर्क जो है डुप्लीकेट हो जाता है और दोनों अपनी एक ही जगह से कंटिन्यू करते हैं एग्जीक्यूशन। क्लोन में क्या है कि आप बताते हैं कि इसको बनाओ, फोर्क करो और उसके बाद एग्जीक्यूशन वहां से स्टार्ट करो, ठीक है। तो बस क्लोन के अंदर एक स्पेसिफिक काम आप करवाते हैं उससे, ठीक हो गया, बात समझ आ गई जी। दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो अगेन देन यू डोंट नीड टू डू अ क्लोन, यू नीड टू डू अ फोर्क। अगर एक ही काम करवाना है तो फिर फोर्क करें, ठीक है, स्पेसिफिक काम करवाना है तो यू कैन डू अ क्लोन, ठीक है। फोर्क इज व्हेन यू वांट टू क्रिएट डुप्लीकेट्स, क्लोन इज व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ चाइल्ड टू डू अ स्पेसिफिक टास्क व्हिच इज जनरली द केस। स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने पर वो रहेगा, बट टिपिकली व्हाट हैपेंस इज उस स्पेसिफिक टास्क के अंदर आपने आखिर में एग्जिट की सिस्टम कॉल लगाई होती है, तो वो खत्म हो जाता है आमतौर पर, बट वी हैव टू एक्चुअली किल इट एट दैट टाइम, ठीक हो गया, इसको भी छोड़ दें, ओके। अच्छा, ये एक फाइनल स्लाइड जो है ये हमारे उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है कोर्स में, लेकिन ये मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की उसकी आर्किटेक्चर का कोर्स नहीं है अब, ठीक है। सो एसेंशियली आपके पास ये थ्रेडिंग की जो सपोर्ट है, हम अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल रहे हैं ना, आपके पास हार्डवेयर के अंदर भी इसकी थ्रेडिंग की सपोर्ट मौजूद होती है। सो इट्स पॉसिबल कि आपके पास एक कोर है, अभी तक हमने कहा था ना, एक कोर के ऊपर एक टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन रन होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, आपके पास कोर के अंदर भी मल्टीपल, इसको कहते हैं पाइपलाइंस हो सकती हैं, ठीक है, एक पाइपलाइन होती है उसके अंदर मल्टीपल आपके पास कॉन्ड्यूट्स होते हैं, ठीक है, 3 चैनल्स होते हैं आपके पास। तो लेट्स से आपने कहा कि ये 3 इंस्ट्रक्शंस थी आपके पास, मूव फलाना इनटू दिस रजिस्टर, मूव फलाना इनटू दिस रजिस्टर एंड मूव फलाना इनटू दिस रजिस्टर, ठीक है, ये 3 इंस्ट्रक्शंस समझ आ रही है असेंबली की, मूव ये चीज़ इधर, मूव ये चीज़ इधर, मूव ये चीज़, तो तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका प्रोसेसर को जब ये असेंबली की इंस्ट्रक्शंस नजर आ रही होती हैं, तो वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो होता है आपके पास, वो उसमें एक करता है, फिर अगली कमांड भी रीड करता है, तो अगर वो अगली कमांड पिछली कमांड से इंडिपेंडेंट होती है तो वो दोनों को एक साथ रन कर देता है। तो होगा क्या कि आपके पास एक टाइम पे एक कमांड इधर रन हो रही है, एक कमांड इधर रन हो रही है और एक कमांड इधर रन हो रही है, ठीक है। तो थिंक ऑफ दिस कि ये टाइम है, तो सबसे पहले ये कमांड आई थी, फिर ये कमांड आई और फिर ये कमांड आई, तो तीनों एक कोर पे एक साथ रन हो रही होती है, 3 इंस्ट्रक्शंस एक कोर पे एक साथ रन हो रही होती है। बात समझ आ रही है, हमें नहीं करना पड़ता, ये प्रोसेसर खुद करता है, हम असेंबली उसी तरह लिखते हैं जिस तरह हम लिखते हैं, प्रोसेसर उनको खुद देखता है कि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो वो उनको एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हाइपर थ्रेडिंग,
ठीक है, दिस हैज बीन अराउंड सिंस 2002 और समथिंग, ठीक है, बहुत पुरानी चीज़ थी, लेकिन ये आपके पास होती है। इससे आपके पास फ़ायदा क्या होता है, तीन चीज़ें एक साथ रन हो जाती हैं कोर के ऊपर, क्यों, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंटली रन हो जाती है, तो वो प्रोसेसर इतने ज़्यादा तेज़ हो गए कि लोगों को समझ नहीं पड़ती जैसे रन करें क्या, ठीक है। तो वो सारे कैश मैश लगाने के बावजूद भी आपके पास इतने ज़्यादा प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन तेज़ है कि वो फिर 3 इंस्ट्रक्शन को 4 इंस्ट्रक्शन को एक साथ रन कर रहा है, ठीक है जी। तो ये कितने, एक कोर के अंदर आपके पास कितने थ्रेड्स हैं, तो ये थ्रेड्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड्स में फ़र्क है, ठीक है। इसको भी हाइपर थ्रेडिंग कहते हैं, ये थ्रेड्स हैं लेकिन हार्डवेयर के थ्रेड्स हैं, एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रेड्स होते हैं, एक यूज़र लेवल के थ्रेड्स होते हैं, इन तीनों को आपस में मिक्स नहीं करेंगे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास ये सारी कहानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता, सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए कि हाइपर थ्रेडिंग ये चीज़ होती है, आर्किटेक्चर का कोर्स नहीं आएगा तो कहीं पे आ जाती है। एक फाइनल चीज़ कि हमने कहा कि एक आपके पास एक टास्क है जिसके अंदर आपके पास 1 मिलियन चीज़ों को आपने को प्रोसेस करना है, ठीक है। सो दैट टेक्स लेट्स से 100 सेकेंड्स, ठीक है। इफ़ यू डू इट इन सीक्वेंशियल it takes 100 seconds. So what if I split it into 2 threads? So 500,000 and 500,000, ठीक है। अब ये टोटल कितना टाइम लेंगे जी? So what we would imagine is कि they would total take 50 seconds, क्योंकि दोनों पैरेलल में दोनों ने काम आधा हो गया तो दोनों होंगे, ठीक है। But it does not take 50 seconds, it takes like 50 plus something. क्यों, मुझे पता है, यू हैव टू डिवाइड देम एंड देन एट द एंड यू हैव टू कंबाइन देम, ठीक है। तो ये डिवीजन और कॉम्बिनेशन जो है ये बीच में आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास इट्स नॉट एन एग्जैक्ट रिडक्शन, ठीक है, इट्स प्रोपोर्शनल बट इट्स नॉट एग्जैक्ट, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आप कहते हैं कि मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट कर देता हूँ 50 उसके अंदर या 100 उसके अंदर और जितने भी जीरोज हैं हर को इतना मैं टास्क दूंगा, तो इट्स नॉट गोइंग टू गो टू 1 सेकेंड, इट्स गोइंग टू गो टू लाइक 2 और 3 सेकेंड्स, ठीक है। डायरेक्ट डिवीजन आप नहीं कर सकते। दिस रिडक्शन इन यूटिलिटी इकोनॉमिक्स किसने पढ़ी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पता है, राइट। सो दिस पढ़ी थी, मुझे पता, इसको कहते हैं एम्डाल्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब इंटरव्यूज में अक्सर पूछा जाता है। द होल आइडिया इज यू कैन नॉट कीप स्प्लिटिंग थिंग्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर टास्क एंड होप टू अचीव द सेम अमाउंट ऑफ स्पीड अप, ठीक है, समझ रही बात की। ऐसा नहीं है कि आप जिस तरह वो हम लोगों ने शुरू में बात की थी ना, वो ब्रेड को अगर आपने 50 उसके अंदर काटना है तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप इसको पहले से 50 टुकड़े करके किसी के हवाले कर दें और फिर उनको कहेंगे फर्स्ट इनको काटो। सो द स्पीड अप ऑफ पैरेललिज्म गोज डाउन एज यू इंक्रीज पैरेललिज्म, ठीक है। जबरदस्त किस्म का रटा इसके ऊपर लगा रहे हैं, जब कोई जॉब इंटरव्यू में पूछे ना कि एम्डाल्स लॉ क्या होता है तो वहां पे उसको कहें कि द स्पीड अप गेन्ड बाय इंक्रीजिंग पैरेललिज्म डज नॉट इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पैरेललिज्म। जी, बात तो समझ आ गई है ना। द स्पीड अप दैट यू अचीव बाय इंक्रीजिंग पैरेललिज्म इज नॉट ऑलवेज एग्जैक्ट, ठीक है। या यूं कह लें कि द स्पीड अप दैट यू अचीव बाय पैरेललिज्म रिड्यूसेस ओवर टाइम, ठीक है, और इट रिड्यूसेस द मोर यू डू पैरेललिज्म। स्पीड अप अचीव बाय पैरेललिज्म रिड्यूसेस एज यू इंक्रीज पैरेललिज्म, यही पहले भी बोला शायद। सो एम्डाल्स लॉ, कहीं पे स्टेटमेंट इसकी सर्च कर लें। द पॉइंट इज कि जब पूरा सब्जेक्ट नहीं होगा ना तो सब्जेक्ट में से जो 1-2 सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं तो वो आपको पता होने चाहिए। और आर्किटेक्चर के साथ कुछ करेंगे, आई डोंट नो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करें उसके साथ, ठीक है। वी आर हैविंग अ डिस्कशन कि इसका इलाज क्या किया जाएगा, बट वी हैव नॉट अराइव्ड एट अ सोल्यूशन। क्यों किया, बड़ी मज़ेदार बात है ये।